बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बोलो अजमल घर अवतार की। नहीं बैठेगा बाप जिन 35,000 वोट जिता दिया तो याड़ी माड़ी जाए बोलो। और सरपंच साहब 16.5 करोड़ का काम का उद्घाटन कर रहे हैं तो भी याड़ी दोरी दोरी जाए बोलो। आ तो हमारे नहीं समझ ला रहे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के रामदेवरा पहुंचने पर आयोजित आज इस भव्य और विशाल कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित रामदेवरा के नवनिर्वाचित विधायक, हम सब के लिए श्रद्धेय महंत स्वामी प्रतापपुरी जी महाराज, मंच पर उपस्थित महंत जगन्नाथ जी महाराज, मंच पर उपस्थित जैसलमेर जिले के प्रथम नागरिक और जिला प्रमुख आदरणीय प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री चंद्र प्रकाश सारडा जी, नगरपालिका पोखरण के चेयरमैन श्री मनीष पुरोहित जी, साकड़ा पंचायत समिति के प्रधान और इस कार्यक्रम के सूत्रधार आदरणीय प्रधान साहब भगवत सिंह जी, आदरणीय सरपंच साहब समदर सिंह जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधान साहिबा आदरणीय सुनीता जी, मंच पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी अन्य पदाधिकारी, जनप्रतिनिधिगण, जिले के जिलाधिकारी आदरणीय श्री आशीष गुप्ता जी, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस श्री विकास सागवान जी, कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी सरपंच साहब, जनप्रतिनिधिगण, सरकार के अधिकारीगण, युवा साथियों, छात्र छायाकार मित्रों, मैं अपनी बात कहूं उससे पहले आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं और हृदयपूर्वक आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने मोदी जी के विकास की गारंटी के ऊपर गारंटी स्वीकार करते हुए इस पोखरण के चुनाव में अभूतपूर्व सफलता, ऐतिहासिक सफलता, एक नया इतिहास रचते हुए श्रद्धेय स्वामी प्रतापपुरी जी को ऐतिहासिक मतों से विजयी करके किए। मैं हृदयपूर्वक इस रामदेवरा की धरती पर खड़े होकर के स्वामी रामदेव जी को नमन करते हुए आप सबके चरणों में भी अभिनंदन और अभिवादन करना चाहता हूं। मित्रों, एक सपना था और पिछले 5 साल से जो हमारे मन में टीस थी, जो दर्द था, उस दर्द की दवा आपने जिस शिद्दत के साथ में की है, निश्चित रूप से आपने एक नया इतिहास रचने के साथ साथ में मुझे भी गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान किया। मैं उसके लिए भी हृदयपूर्वक आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका अभिवादन करता हूं। ये तपोनिष्ठ स्वामी रामदेव जी की धरती है, जो धरती विश्व में सामाजिक समरसता का संदेश देने का सूत्रपात करने वाली धरती थी। इस पवित्र और पूजित धरती को नमन करते हुए जो विकसित भारत बनाने का संकल्प माननीय मोदी जी ने लिया है, उस संकल्प की साधना के साथ में हम सब लोग किस तरह से जुटे, उस क्रम में जो ये यात्रा प्रारंभ की गई है, उस यात्रा में आप सबका, भारत सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आज पधारने के लिए आप सबका आभार ज्ञापित करता हूं। तो एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद में देश आजाद हुआ, सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद और लगभग 150 साल से भी ज्यादा लंबे समय तक प्रत्यक्ष अपरोक्ष आजादी के लिए हुए संघर्ष के बाद, जिस संघर्ष में लाखों लोगों ने अपने आप को खपा दिया, कुर्बान कर दिया, उनकी कुर्बानी के बाद में हजारों लोगों द्वारा हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूलने को स्वीकार करने के चलते हुए, हजारों लोगों ने जब सीने पर गोली खाना स्वीकार किया, उसके बाद
लाखों लोगों ने यातनाएं सही होंगी जेलों में, कई कई महीनों तक, कई कई सालों तक जेलों में रहना स्वीकार किया होगा। वीर सावरकर जैसे लोगों ने हंसते हंसते कोल्हू में बैल की जगह जुट जाना स्वीकार किया होगा। उसके कारण से लाखों लोगों ने लाठियों के प्रहार सहे होंगे, कोड़ों की मार सही होगी, जेल में यातनाएं सही होंगी, उनके दांत खींच करके निकाल दिए गए होंगे, जीते जी पकड़ करके उनके नाखून खींच करके अंग्रेज सत्ता ने निकाल दिए होंगे, तब जाकर के ये देश आजाद हुआ। और आजादी का ये संघर्ष जिस भाव ने आजादी की इस लड़ाई में तमाम यातनाओं के बाद में भी उस युद्ध में, उस संग्राम में स्वतंत्रता सेनानियों को निरंतर जुटे रहने की प्रेरणा प्रदान की, वो ये थी कि देश जिस दिन आजाद होगा उस दिन भारत के भविष्य का निर्धारण भारत के लोग मिलकर के करेंगे। 1947 में आजादी मिली और आजादी के साथ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुरूप हम सबको अपनी सरकार चुनने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला। उससे पहले देश की सरकार, देश में अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग रजवाड़ों में राजा जो है वो राजा रानी के पेट से जन्म लेता था, लेकिन आजादी के बाद में राजा जो है वो मत पेटी से हम सब के अधिकार से चुना जाने लगा। गांव की सरकार, राज्य की सरकार या देश की सरकार प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हम अपने मत के माध्यम से चुनने लगे। लेकिन आजादी के बाद में निरंतर जिस तरह के हालात रहे, जिस तरह की सरकारें देश में काम कर रही थी, जिस सोच के साथ में सरकारें काम कर रही थी, उसके चलते हुए जिस विकास की आशा और अपेक्षा को लेकर के देश की आजादी की लड़ाई में लोगों ने अपने आप को खपाया था, कुर्बान किया था, वो आशा कहीं धीरे धीरे चलते हुए धूमिल होने लगी। सरकारों की क्योंकि आदत अभाव में काम करने की थी, संसाधन कम थे, बजट कम होता था और बहुत सारे काम, बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारी समस्याएं देश की सरकारों के सामने, चाहे वो राज्य में हो या केंद्र में हो, उनके सामने सुरसा के मुंह की तरह ऐसे विशाल रूप से फैली हुई खड़ी थी। अभावों के में भी काम करने और निरंतर अभावों में काम करने के चलते हुए सरकार और पॉलिटिकल पार्टियों का उद्देश्य वोटों के संग्रहण के लिए सरकारी योजनाओं का उपयोग करना, इस तक सिमट करके रह गया था। योजनाएं बनती थी और उस योजना में जितना योजना का कुल साइज होता था उसका बहुत बड़ा हिस्सा उस योजना के प्रचार प्रसार पर, उसके एडवर्टाइजमेंट पर, ताकि उस योजना का अधिकतम प्रचार करके ज्यादा से ज्यादा वोट अपने खाते में जोड़े जा सके, इस उद्देश्य के निमित्त खर्च होता था। पुराने लोग बैठे हैं गांव में, आप सबको अभी भी स्मृति में होगा, इंदिरा आवास योजना बनी थी। एक गांव में, एक पंचायत में बेमुश्किल कहीं 1 या 2 मकान बनते थे। अब पंचायत में 1 मकान आता या 2 मकान आता तो ऊतमिंग जड़ो कोई सरपंच होते वो देख तो गांव में क्यों लड़ाई करानी, क्यों झगड़ो पटकनो, एक बनवानो है आपे किन्ने बनावा, जिन लड़ाई हुई जो घरा घरू बना लेता, बाकी सबने छोड़ देता। कोई दूसरे के लिए, जो गरीब आदमी जिसके लिए योजना बनी थी, वो दूर से होते हुए उस विकास के दिए को टिमटिमाते हुए देखता था और देखते देखते उसकी आंखें पथरा जाती थी कि कभी ये विकास मेरे घर में भी आएगा। आजादी के 67 साल बीत जाने के बाद भी जब नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देकर के आप लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया, तब तक देश की बहुत बड़ी आबादी मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती से संघर्ष कर रही। देश में 4 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग थे जिनके पास में अपने मकान की, अपनी छत पे पक्की छत नहीं थी। देश में 4 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे थे, परिवार ऐसे थे जिनके पास में इस 21वीं शताब्दी में बिजली नहीं थी। मुझे याद आता है, इसी चौक पे खड़े होकर के मैंने कहा था, जब मुझे 2014 में आप सबने आशीर्वाद देकर के दिल्ली भेजा था, उसके बाद जब मंगलयान मंगल ग्रह पर भारत का पहुंचा था और उसके बाद जब लोकसभा में खड़े होकर के सभी पार्टियों के लोग बधाई दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को, तब मैंने लोकसभा में खड़े होकर के कहा था कि बेशक हमने एक सफलता प्राप्त की है, लेकिन मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, मेरे गांव ढाणी के लोग आज भी लालटेन की रोशनी में पढ़ने के लिए और काम करने के लिए मजबूर हैं। और जिस तरह की योजनाएं हैं, उन योजनाओं के चलते हुए आने वाले कई वर्षों तक हमको उसी लालटेन और चिमनी की रोशनी में रहना पड़ेगा। और मैं अभिनंदन करता हूं देश के प्रधानमंत्री का कि उन्होंने ये संकल्प उसके बाद में लिया
कि 1000 दिन में हम देश की उन सब पंचायतों को जहां तक बिजली नहीं पहुंची, 18,000 ऐसी पंचायतें थी देश में, गांव नहीं पंचायतों की बात कर रहा हूं, जिनमें बिजली नहीं पहुंची थी। प्रधानमंत्री का संकल्प था कि हम हर पंचायत तक बिजली पहुंचाएंगे और उसके बाद में उन्होंने हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए काम किया। यह दुर्भाग्य है कि बीच में जिस तरह की सरकारें नहीं, उनके चलते हुए जो झूठे सर्टिफिकेट दिए गए, बिना धरातल की जानकारी के सर्टिफिकेट दिए गए, उसके चलते हुए आज भी हमारे पोखरण क्षेत्र में, जैसलमेर क्षेत्र में अनेक घर ऐसे हैं जो बिजली से वंचित रह गए, जबकि राज्य सरकार ने भारत सरकार को लिख करके भेजा कि अब एक भी घर बाकी नहीं है, हर घर तक हमने बिजली पहुंचा दी है। लेकिन आज भी हजारों की संख्या में ढाणियां जो है वो अविद्युतीकृत है। जब मेरे संज्ञान में आया, मैंने दोबारा उसको स्कीम को चालू कराया, दोबारा सरकार काम नहीं कर पाई, उसके बाद में तीसरी बार उसको चालू कराया। लेकिन फिर भी आज भी मैं कहता हूं कि आज भी बहुत सारे घर शेष रहे जिनको विद्युतीकृत करने की जो है आज आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब देश के सरकार में आए और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आप सबके आशीर्वाद से बैठे, देश के 62% परिवार ऐसे थे, मेरी माताएं बहनें यहां बैठी हैं, जिनके घर परिवार में शौचालय की सामान्य सुविधा नहीं, उनको नित्य प्रतिदिन अपनी गरिमा के साथ समझौता करना पड़ता था और खुले में शौच के कारण से देश में लाखों लोग प्रतिवर्ष बीमार होकर के कालकवलित हो जाते थे। 3 लाख लोग प्रतिवर्ष उसके कारण से मारे जाते थे। छोटे छोटे बच्चे डायरिया की बीमारी के कारण से, प्रदूषण की बीमारी के चलते हुए मौत का शिकार हो जाते थे और देश में प्रति परिवार जो है वो एवरेज उसके कारण से, उन बीमारियों के चलते हुए 50,000 रुपए तक का साल का खर्च उसके चलते हुए होता था। 62% परिवार, 60 करोड़ लोग देश में ऐसे थे जिनके घर में सामान्य शौचालय की सुविधा नहीं थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया और 5 साल में हमने देश को खुले में शौच से मुक्त किया। 12.5 करोड़ शौचालय बना करके देश के गरीबों को, देश के सामान्य आदमी को इस मूलभूत आवश्यकता को पूरा करते हुए उस चुनौती से बाहर निकालने का काम किया। गरीब आदमी को चिकित्सा की सुविधा मिले, उसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोग्राम जो है आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से प्रारंभ किया। राज्य सरकारों ने उनके नाम बदले होंगे, नाम बदल करके उसका नाम आयुष्मान को चिरंजीवी किया होगा, चिरंजीवी से कुछ और किया होगा, किसी और राज्य ने कुछ और नाम रखा होगा, लेकिन जो बीज था उसका और उसके लिए जो धनराशि देने का काम था वो भारत की सरकार कर रही थी और भारत की सरकार उसके लिए जो है अपनी धनराशि नियोजित करके आप सब लोगों को चिकित्सा के खर्च से मुक्ति दिलाने के लिए काम कर रही थी। इसी क्रम में देश के हर गरीब के घर में पीने का पानी पहुंचे, सामान्य आवश्यकता है घर में शुद्ध पानी। और मैं तो जिस क्षेत्र से आता हूं, आप अपने इस क्षेत्र में मैंने देखा है कि माताओं बहनों को कितने घंटे नित्य प्रतिदिन परिश्रम करना पड़ता है पानी लाने के लिए। 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर तक रोज पैदल चल करके अपने सिर पर घड़ा उठा करके जाना पड़ता था। आजादी के बाद से लेकर के इतने सालों तक, 6.5-7 दशक तक जो सरकारें रही, चाहे केंद्र में रही होंगी या राज्यों में जो सरकारें चुनी गई होंगी, उन सब के प्रयासों के बावजूद भी देश में केवल 100 में से 16 घर तक पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचता था। 84% घरों के माताओं बहनों को पानी लेने के लिए अपने सर पर मटका लेकर के या तो बाहर किसी GLR पे जाना पड़ता था, कुएं पे जाना पड़ता था, तालाब और नाडी पर जाकर के पानी भर के लाना पड़ता था। माननीय प्रधानमंत्री जी का यह संकल्प 2019 में कि हम हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे और बाबा रामदेव जी की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से ये पुण्य का काम कि हर घर तक पानी पहुंचे और देश के 16 करोड़ घरों तक पानी पहुंचा करके माताओं बहनों को हम मटके के बोझ से मुक्ति दिला सके। ये आपके आशीर्वाद से मुझे ये सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला। और मैं यदि देश के आंकड़ों की बात करूं, मैं बहुत गर्व के साथ में एक बात कह सकता हूं। 2019 के दिसंबर में जब हमने काम शुरू किया था, 25 दिसंबर को, आज ही के दिन, आज सुशासन दिवस है, स्वर्गीय अटल बिहारी, आज 24 तारीख है, 25 तारीख, कल 25 तारीख को पूरे 4 साल उसको पूरे हो जाएंगे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, जिस दिन देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। आज 4 साल पूरे हुए। जो काम जब हमने शुरू किया था, 100 में से 16 घर में पानी पहुंचता था, या कुल मिलाकर के देश के 19 करोड़ 30 लाख घरों में से केवल 3 करोड़ घरों तक पीने का पानी पहुंचता था। आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि 2 साल कोरोना की आपदा के होते हुए भी आज देश के 72% घरों तक पानी पहुंच गया है। आज देश में 13 करोड़ से ज्यादा घरों तक पीने का पानी पहुंचा है और 11 करोड़ माताओं बहनों के सर से मटके का बोझ उतारने में, वह जो है उतारने का पुण्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मिला है। राजस्थान में
कुछ चुनौतियां थी, कुछ संकट थे, आप सबने आशीर्वाद देकर के उस चुनौती के बादल को अब दूर किया है। और मैं आपको भरोसे और विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, और यह संकल्प था कि हम 5 साल में देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे, और 2024 के अंत तक जब ये योजना पूरी होगी, मैं आज आपको इस मंच पर खड़े होकर के भरोसा दिलाता हूं। मैंने चुनाव के समय में भी कहा था कि 2024 के 31 दिसंबर तक इस पोखरण विधानसभा में एक भी मेरी मां ऐसी नहीं होगी जिसको पानी लेने के लिए घटघरा उठा करके सर से बाहर जाना पड़ेगा, हर घर तक पीने का पानी पहुंचेगा। सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के उद्देश्य को लेकर के जितनी योजनाएं माननीय मोदी जी ने प्रारंभ की, उसके चलते हुए देश में 13.5 करोड़ लोग जो है गरीबी की रेखा से बाहर निकले। आज वो सामान्य मानवी जो गरीबी की रेखा के नीचे संघर्षरत था, आज वो सम्मान के साथ में मध्यम वर्ग का जीवन जीने के लिए और ऐसी खुशहाली के साथ, सम्मान के साथ जीने का अवसर उसे मिला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए, प्रधानमंत्री जी ने आगे जो देश के का आह्वान किया, आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जब देश अमृत काल में प्रवेश कर रहा था, तब उन्होंने कहा कि 75 साल हो चुके हैं और इस 75 साल में जो कुछ हम नहीं कर पाए, जो सपनों का भारत आजादी के उन स्वतंत्रता सेनानियों का था, उनका जो सोच था, उनका जो सपना था, उस सपने को सच करने की जिम्मेदारी आज हमारी है। हमने मूलभूत आवश्यकताओं से बाहर निकलने का सौभाग्यपूर्ण अवसर प्राप्त किया है। एक तरफ देश को, सामान्य वर्ग को चुनौतियों से बाहर निकाला है, दूसरी तरफ देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, देश में सड़कें बनाना, देश में पुल बनाना, देश में जो है रेलवे नेटवर्क को सुदृढ़ करना, देश में नए वायुयान अड्डे वायुयान उड़ सके ऐसे हवाई अड्डों का विकास करना, देश में नए आधुनिक रेलवे स्टेशन बनाना और देश को विकसित बनाने की दिशा में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, ये सब तो काम किए। तब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये आगामी 25 साल में हम सबको संकल्प करने की आवश्यकता है कि हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे, और विकसित भारत से कम कुछ भी हमको 2047 में जब देश आजादी के 100 साल पूरा करे, तब हमको विकसित भारत से कमतर कुछ भी स्वीकार नहीं है। और उस लक्ष्य को लेकर के एक जन जागरण करने के उद्देश्य से, उस लक्ष्य को लेकर के हम सब चेतन, हम सब इस लक्ष्य के साथ जुटे हैं, हम सब लोग संकल्पबद्ध होकर के देश को विकसित करने की दिशा में जुटे हैं, उस दिशा में आगे बढ़े। इसको लेकर के ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है वो देश के 2.5 लाख पंचायतों में हर पंचायत तक जाएगी। देश भर में ऐसे हजारों की संख्या में रथ बने, जो रथ आज देश में एक तरफ मोदी जी की सरकार की योजनाएं जो बनी है, उन योजनाओं के सारे लाभार्थियों से संपर्क करने के साथ साथ में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। अभी आदरणीय सरपंच साहब चर्चा कर रहे थे, कुछ राजनीतिक विद्वेष के चलते हुए, कुछ अधिकारियों के गंभीरतापूर्वक काम न करने के चलते हुए, कई गांव में आपसी मतभेद और मनभेद के चलते हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से शेष रह गए। अभी हमने उज्ज्वला का चूल्हा जो है 2 बहनों को दिया है। हाँ, देश में 9 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को इस तरह का चूल्हा देने के बावजूद भी आज गांव में इस तरह के लोग बैठे जिनके पास में इस तरह की सुविधा नहीं पहुंच पाई। बिजली से कुछ लोग वंचित रह गए होंगे, कुछ लोग गैस के चूल्हे से वंचित रह गए होंगे, शायद कहीं कोने में किसी गरीब का एक घर ऐसा रह गया होगा, या नया ढाणी ऐसी बन गई होगी जिसके घर में आज सामान्य शौचालय की सुविधा नहीं होगी। ऐसे अनेक घर तो मैं जानता हूं जिनको आज जो है पक्का आवास मिलना चाहिए, वो पात्रता रखते हैं लेकिन उनको नहीं मिल पाया। ऐसे सारे लोगों को सूचीबद्ध करने का अवसर भी इस यात्रा के माध्यम से हम सबके सामने। मैं आदरणीय सरपंच साहब को, प्रधान साहब को और आप सबको निवेदन करना चाहता हूं, आज ये यात्रा आज हमारे द्वार पर पहुंची, हमारे घर में आई और ये गंगा हमारे घर में आई। माननीय मोदी जी के भेजा हुआ यह संदेश का रथ हमारे बीच में आया है। हम सब की जिम्मेदारी है, जितने भी लोग हम यहाँ बैठे हैं, हम सब की एक जिम्मेदारी कि हमारी पंचायत में जो कोई भी इन 17 योजनाओं में लाभ लेने से कहीं भी कोई वंचित रह गया, उस वंचित रह गए प्रत्येक व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन यहाँ किया जाएगा। अधिकारी बैठ करके खुद उस एक योजना के लाभार्थी जो पात्र हैं उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे और उनका रजिस्ट्रेशन करके उनको समय सीमा के अंदर लाभ मिल सके, इसको सुनिश्चित करने का काम करेंगे। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि जिस तरह अभी हमने टीबी मुक्त करने पर बरली गांव के माननीय सरपंच साहब को और चिकित्सा अधिकारी को जिस तरह से सम्मानित किया, मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जो पंचायत इन 17 योजनाओं का सारा, और मुझे पता है कि पोखरण में रामदेवरा जीतने वाला है, फिर भी कह देता हूं,
कि सारे के सारी योजनाओं में 100% सैचुरेशन कर देगा, उस पंचायत को मैं विधानसभा वाइज 10 लाख रुपए का एडिशनल फंड अपने लोकसभा मत में से दूंगा। और मैं आदरणीय महाराज को भी कहूंगा कि वो भी इसी तरह से एडिशनल फंड जो है अपने उस पंचायत को एक एक्स्ट्रा काम करने का अवसर प्रदान करें। तो ऐसे एक भी व्यक्ति जो पात्रता रखता है वो व्यक्ति शेष न रहे। 100% सैचुरेशन हम किस तरह से कर सकें, इस लक्ष्य को लेकर के काम करने की जिम्मेदारी किसी एक जनप्रतिनिधि की नहीं हो सकती। आज आदरणीय प्रतापपुरी जी को आप सब ने अपना प्रतिनिधि चुना है, वो आज हमारी पोखरण के हर एक पंचायत में जाकर के और हर एक पात्र व्यक्ति को ढूंढने का काम नहीं कर सकते। मैं अगर लोकसभा का सांसद होने के नाते एक एक व्यक्ति को ढूंढने के लिए जाऊंगा, शायद मैं भी नहीं ढूंढ पाऊंगा। गांव का सरपंच भी अगर सोचे तो एक एक व्यक्ति को किस योजना का लाभ नहीं मिला है, शायद उसके लिए भी मुश्किल होगा। लेकिन हम जो यहाँ 300 लोग बैठे हैं, हम अगर तय कर लें तो अपनी पंचायत में, अपने गांव में एक भी पात्र व्यक्ति जो है किसी भी योजना का लाभ अगर उसको मिल सकता है, वो शेष नहीं रहेगा, वो पीछे नहीं रहेगा, हम सुनिश्चित कर सकते हैं। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि एक भी योजना का लाभार्थी शेष न रहे, इसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हमारी। आज जिस तरह से हमारे यहाँ काम हुआ है, आदरणीय सरपंच साहब ने अभी बताया, मैं और कलेक्टर साहब दोनों देख करके अभिभूत थे कि एक पंचायत में 16.5 करोड़ रुपए, 1650 लाख रुपए का काम हो। क्या हम अभी कभी कल्पना कर सकते थे? और मैंने लगे कि 16.5 करोड़ का काम एक पंचायत में हुए। तो अब की बार सुनीता भाई साहब, पंचायत में सरपंच और चुनाव लड़ने वाला 4-5 ज्यादा बढ़ गए। और अभी मैं ये वीडियो देख रहा था तो मुझे डर भी लग रहा था। तो डर इस बात का लग रहा था कि ये सरपंच साहब ने वीडियो तो बना दिया कि गजेंद्र सिंह जी ने यहाँ 1 करोड़ रुपए दिलाए और यहाँ उनके आशीर्वाद से 4 करोड़ रुपए की सड़कें बन गई। बाकी दूसरे वाले सरपंच देखेंगे मेरे कपड़े फाड़ देंगे। जब से मैंने प्रधानमंत्री जी के संकल्प से जो और उनके मार्गदर्शन में एक योजना बनी थी, सांसद आदर्श ग्राम योजना, और क्योंकि बाबा रामदेव जी के आशीर्वाद से, उनके कृपा से मुझे आप सब लोगों की सेवा करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला था, तो मैंने उस कैटेगरी में फिट इन नहीं होने के बावजूद भी विशेष परमिशन लेकर के रामदेवरा को आदर्श ग्राम के रूप में अपने जो है एक सांसद के रूप में पहले आदर्श ग्राम के रूप में चयनित किया था। और मैं आज धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय सरपंच साहब का कि उन्होंने इस गांव के विकास के लिए निश्चित रूप से मोदी जी की भावना के अनुरूप काम किया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो विचार है कि कोई भी गांव आदर्श केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से नहीं बन सकता। गांव में आपस में मुकदमे समाप्त हो, गांव में टीबी की बीमारी समाप्त हो, गांव में सारे लाभार्थियों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ जो पात्र व्यक्ति हैं उनको मिल सके, गांव में आपस में मुकदमे समाप्त हो सके, गांव में कोई भी व्यक्ति नशा करने की प्रवृत्ति वाला शेष न रहे, तब जाकर के हम उस गांव को आदर्श गांव ऐसा पहचान सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। और ये किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती, ये पूरे समाज की, पूरे गांव के सभी 36 कौम के बिरादरी के सब लोगों की जिम्मेदारी होती है। हम सब मिलकर के अपने इस रामदेवरा को प्रधानमंत्री जी की सोच के अनुरूप आदर्श गांव बनाएं, ऐसा आप सबसे आग्रह और अनुरोध मैं करता हूं। मित्रों, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, आज पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार करने लगी है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश। जब कोरोना की आपदा आई थी, एक बार फिर दुनिया में चीन से निकल करके वापस कोरोना की बीमारी थोड़ी कहीं न कहीं थोड़ी दिखाई दे रही है। हम सबको भी सावचेत रहने की आवश्यकता है। मुझे याद आता है जब पहली बार कोरोना का संकट आया, संकट के समय में लॉकडाउन लग गया था, सब कुछ बंद था, सब कुछ ठहरा हुआ था। मैं एक दिन कुछ युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से कंप्यूटर पे बात कर रहा था। देश भर के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, राजस्थान भर के युवा मोर्चा के पदाधिकारी जुड़े हुए थे। मैंने जब अपनी बात समाप्त की, क्योंकि वो एक ऐसा दौर था जब सब लोग अपने घरों में घुस गए थे, पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी नजर नहीं आते, यहाँ के जो सरकार के प्रतिनिधि हैं वो भी उस समय कहीं नजर नहीं आते। अगर कोई इस धरातल पे काम करता हुआ दिखाई देता था तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, जो अपनी जान को जोखिम में डाल करके भी गरीब का चूल्हा नहीं बुझे। प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प कि 80 करोड़ लोगों को हम जो है गरीबों को मुफ्त अन्न देंगे और आने वाले 5 साल तक और देंगे, ऐसी घोषणा उन्होंने की है। लेकिन वो प्रारंभ हुआ उससे पहले भी समाज के गरीब लोग, गरीब ऐसा व्यक्ति जिसका चूल्हा बुझने का संकट है, उसको संभालने का काम अगर कोई कर रहा था तो वो सामाजिक सहयोग से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा था। मैं उनसे बातचीत कर रहा था उस समय, और उनसे बातचीत के क्रम में जब मैंने अपनी बात समाप्त करने लगा तो एक युवा मोर्चा के पदाधिकारी ने मुझे पूछा
कि भाई साहब टीका कब आ जाएगा। मेरे पास में एकाएक कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा कि टीका कब बनेगा भाई, न तो मैं ज्योतिषी हूं, न मैं डॉक्टर हूं, न कोई मैं वैज्ञानिक हूं, मैं कैसे बता सकता हूं कि कब बनेगा। लेकिन मैंने उस दिन एक बात कही थी और इस भरोसे के साथ में कही थी कि ये मोदी जी की सरकार है इसलिए मुमकिन है, क्योंकि उससे पहले देश में जितने भी टीके बने, जिन बीमारियों के लिए टीकों से पूरे विश्व भर में काबू पाया गया, टिटनस जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण है, पोलियो की बीमारी दूसरा उदाहरण है, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस तीसरा उदाहरण है, ऐसी जितनी 5 बड़ी बीमारियां जो वायरस से होती थी और जिन पर टीकों के माध्यम से दुनिया ने विजय प्राप्त की, उनका भारत का इतिहास बहुत अच्छा नहीं था। टिटनस का टीका जब यूरोप में लगना शुरू हुआ था उससे भारत पहुंचने में 74 साल लगे थे। पोलियो का टीका जब दुनिया में लगना शुरू हुआ उसके बाद भारत में पहुंचने में 54 साल लगे और उसके बाद में भारत के हर बच्चे तक पहुंचाने में हमको 30 साल लगे थे। 30 साल में जाकर के हम पोलियो को भारत से इरेडिकेट कर पाए थे, हर बच्चे तक दवाई जो पहुंचा करके सुरक्षा चक्र पहुंचा पाए थे। जैपनीज इंसेफ्लाइटिस का टीका पहुंचने में 17 साल लगे थे। एक एक पीढ़ी गुजर जाने के बाद में, 2-2, 3-3 पीढ़ियां गुजर जाने के बाद में देश में टीका पहुंचता था। मैंने उस दिन कंप्यूटर में बात करते हुए युवा मोर्चा के उन कार्यकर्ताओं को कहा कि एक बात मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं, कब बनेगा यह मुझे पता नहीं है, लेकिन दुनिया में जिस दिन किसी भी देश में लगना शुरू होगा उस दिन मेरे भारत में भी लगना शुरू होगा। ये मोदी जी की सरकार, और हम सब ने देखा कि हमने दुनिया का सबसे इफेक्टिव टीका बनाया। माननीय मोदी जी ने जिस तरह से वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया, उनके साथ खड़े रह करके सरकार के संसाधन उनको उपलब्ध कराए, और उसके बाद में देश में सबसे इफेक्टिव टीका बना। एक नहीं 2-2 तरह के टीके हमने बनाए, और केवल भारत के लोगों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के कल्याण करने के लिए लगभग दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को हमने टीका पहुंचाया। और दुनिया का सबसे सस्ता टीका हमने बनाया, दुनिया का सबसे प्रभावी टीका हमने बनाया। आधी दुनिया के बने हुए टीके फेल हो गए, लेकिन भारत का टीका 100% सेफ रहा। जिसको 2 टीके लगे उसको वापस कोरोना नहीं हो सका। और जो है टीका बनाया तो बनाया, देश के हर एक व्यक्ति को टीका मुफ्त में लगाने का काम भी है देश की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपने भी टीका ला गया कि नहीं ला गया? जिन्हें जिन्हें 2 टीका ला गया हाथ खड़ा करो, मैंने ठा तो पड़े सब्र, 2 हाथ खड़ा करो, 2 टीका ला गया। सबके 2-2 टीके, 3-3 टीके लगे। और टीका लगाने के लिए हमको कहीं लाइन में खड़ा होना पड़ा, हमको कोई 2-2, 3-3 दिन एप्लीकेशन लगानी पड़ी, कोई प्रतापपुरी जी को या गजेंद्र सिंह को टेलीफोन करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। हमने टेलीफोन में रजिस्ट्रेशन कराया, हमारे पास मैसेज आता था, हम वहां जाते थे, जाकर के हम अस्पताल में खड़े होते थे, हमको 10-15 मिनट में हमारे टीका लगाते थे। यहाँ बाह में टीका लगा करके बिठाते थे, एक चाय पिलाते थे, और फिर जब आप बाहर निकलते थे और बाहर निकलता मोटरसाइकिल में बैठता हूँ पहले टन बाज तो मोबाइल में और मोदी जी का फोटो के साथ सर्टिफिकेट आतो कि नहीं आतो। हमारे यहाँ मोदी जी के सर्टिफिकेट से मोबाइल में फोटो आ रहा, सर्टिफिकेट आ रहा। जब ये कोरोना का दौर निकला, टीकाकरण का दौर सब चल रहा था पूरी दुनिया में, मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय अमेरिका भेजा था किसी काम से। शाम के समय में भारत के दूतावास के अधिकारी मुझे एक रेस्टोरेंट में भोजन कराने के लिए लेके गए। वहाँ इंडियन डायस्पोरा के कुछ लोगों के साथ में, भारत के मूल के कुछ लोगों के साथ में बातचीत होनी थी। जब हम वहाँ पहुँचे, उस रेस्टोरेंट के बाहर लिखा हुआ था कि टीका आपको जो है कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा तभी आपको प्रवेश मिलेगा। मेरे साथ में जो भारतीय दूतावास के माननीय डेप्यूटी काउंसलर थे, उन्होंने अपना बटुआ खोला, बटुए में से कागज निकाला, 8 लड़ा करियड़ो, उन्हें धीरे धीरे खोलियो क्योंकि कटी फाट नहीं जावे, आधो गलियड़ो कागज हो, और वो कागज में दिखाया क्योंकि हमारे अमेरिका में टीको लग गया। और हमारे में मोबाइल खोल और मोबाइल में मोदी जी की फोटो वाला टीको दिखाया। अमेरिका कागज पे टीके का सर्टिफिकेट दे रहा था, और मेरे देश भारत में मोबाइल में सर्टिफिकेट आपके घर पे आ रहा था, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये जो भारत के बदलते हुए भारत की तस्वीर है, इस तस्वीर को जिस तरह से माननीय मोदी जी ने आज हम सब लोगों के मन में ये आशा खड़ी की है और ये विश्वास खड़ा करने में सफलता प्राप्त की है कि अब हम देश को बदल सकते हैं। और इस बदलाव के दौर में जिस तरह से देश को आर्थिक रूप से संभालने का काम मोदी जी ने किया, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं आज चौपट हो गई, पूरी दुनिया आज मंदी के दौर पे गुजर रही है। अमेरिका भयानक मंदी की तरफ जा रहा है, चीन में मंदी का दौर चल रहा है, पूरा यूरोप मंदी की क्राइसिस से गुजर रहा है, और पूरी दुनिया के आर्थिक जगत की समीक्षा करने वाले लोग आज ये कहते हैं कि दुनिया में अगर कोई अर्थव्यवस्था जो सारी दुनिया को अभी चला सकती है, वो एकमात्र मोदी जी के भारत की अर्थव्यवस्था है। आज हम दुनिया के 10वें पायदान पर थे आर्थिक रूप से, आज मोदी जी के इस 10 साल में हम 5वें नंबर पर आ गए। और मोदी जी ने खुद ने इस बात की गारंटी दी है, लाल किले के प्राचीर से कहा है कि अगली बार मेरी तीसरी सरकार बनेगी
तब हम तीसरे नंबर की दुनिया की अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। हमने इंग्लैंड को पछाड़ दिया, अब हम जापान को भी पीछे छोड़ देंगे और हम जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे। अमेरिका और चीन के बाद में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जो है आने वाले 2 साल में हमारा भारत बन जाएगी। गरीब रेडी पटरी पर खड़े रहने वाले, काम करने वाले व्यक्ति से लेकर के और बड़े से बड़े लोगों तक सबको एक साथ संभालना, गरीब के घर में 80 करोड़ लोगों के घर में राशन की व्यवस्था करने से लेकर के देश के मजदूर, देश के किसान, सबको संभालने का काम अगर उस कठिन दौर में किसी ने किया तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और इस संकल्प के साथ में किया कि विकसित होते हुए भारत की इस यात्रा में इस कोरोना की अभिशाप के चलते हुए किसी तरह का विराम नहीं लगना चाहिए। मेरा देश जो आगे बढ़ रहा है, ये यात्रा निरंतर बनी रहनी चाहिए। लेकिन आज इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए आप सब लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। हम सब लोग मिलकर के साथ जुड़ेंगे। अभी हम सबको शपथ कराई जाएगी कि हम सब लोग देश को विकसित करने के लिए, देश को विकसित भारत बनाने के लिए हम अपनी तरफ से यथायोग्य, यथाशक्ति योगदान करेंगे। हम कहीं भी देश को विकसित बनाने की दिशा में कहीं भी व्यवधान नहीं बनेंगे, हम कहीं भी उसके अंदर चुनौती और रुकावट नहीं बनेंगे। इस संकल्प के साथ में हम सबको खड़े होने की आवश्यकता है। आदरणीय स्वामी प्रतापपुरी जी को आप सब ने आशीर्वाद देकर के, आप सब ने एक बार अपना प्रतिनिधि चुन करके भेजा है। मैं आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपके आशीर्वाद से और आपके जैसे मतदाताओं के आशीर्वाद से हमको उस अंधियारे से मुक्ति मिली है और राजस्थान में कमल खिला है, सूर्योदय हुआ है। राजस्थान में जो आशाओं का नया सूर्योदय हुआ है और जो डबल इंजन की सरकार आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में बनी है, मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि ये जो चुनौतियां और जो संकट राजनीतिक विद्वेष के कारण से इस क्षेत्र में पैदा किए गए थे, केवल इस क्षेत्र में नहीं, राजस्थान भर में इस तरह के किए गए थे, उन सब पर लगाम लगाते हुए भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिले, सरकार की योजनाओं का लाभ पात्रता के अनुरूप, पात्रता के आधार पर हर एक व्यक्ति को मिले, इसको सुनिश्चित करने का काम जो है आदरणीय प्रतापपुरी जी के साथ मिलकर के, हम सब लोग मिलकर के, इस सरकार के साथ मिलकर के मोदी जी के सपनों का भारत और आपकी अपेक्षाओं का भारत बनाने के लिए, आपकी अपेक्षाओं का भारत जो है पोखरण बनाने के लिए, आपकी अपेक्षाओं का राजस्थान बनाने के लिए काम करेंगे। मैं आप सबका पुनः अभिनंदन और अभिवादन करते हुए आप सबको इस बात का भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूं, विशेष रूप से मेरी मातृशक्ति को। मैं जानता हूं पानी का संकट बहुत बड़ा है और यहां कुछ अधिकारियों की उदासीनता के चलते हुए, कुछ राजनीतिक विद्वेष के चलते हुए यहां बहुत सारे काम को पटरी और बेपटरी किया गया है। मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि आज से हम इसके ऊपर काम करना प्रारंभ करेंगे। आज हमने बैठक बुलाई है, पहली अधिकारियों के साथ में बैठ करके जो जो व्यवधान है, जो चुनौतियां हैं, जो रुकावटें, उन सब रुकावटों को किस तरह से दूर कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि एक दिन में उसका समाधान हो जाए, क्योंकि मार्गन तो कोई जादूरी छड़ी तो है, कोई बाप जी मार्गन तो है, आर के कोई जादू डंडो वे घुमा दे तो बात अलग है। पर अगले 1 साल में ये जो है, इसका प्रभाव जो कुछ आपने किया है, इसका प्रभाव आप सबको दृष्टिगोचर हो, इसकी व्यवस्था को सुनिश्चित करने का हम काम करेंगे। आप सबका बहुत सारा अभिनंदन, बहुत सारा आभार। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय। विकसित भारत संकल्प यात्रा के ही इस क्रम में एक क्विज प्रतियोगिता होती है, उसके तहत 3 बच्चे जिन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्थान प्राप्त किए, लक्ष्मण राम